Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Muhammad Said Rehan and you are watching Study with Usaid. बच्चों लास्ट टाइम हम पेरिस्टालसिस पे पहुंचे थे और हमने देखा था कि एसोफेगस जो कि एक लॉन्ग कोइल ट्यूब थी माउथ से स्टमक की तरफ जा रही थी, इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर थी और ये पेरिस्टालसिस इधर शुरू हुई जो कि एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट थी। ये जो लहरदार हरकत थी ये फूड को स्टमक की तरफ लेके जा रही थी। आज हम देखेंगे उससे आगे क्या हुआ। तो बच्चों स्टमक आज पढ़ना है। स्टमक से पहले आप अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखें, गौर से देखें, तो ये एसोफेगस है जहां पर पेरिस्टालसिस हो रही है, यानी कि वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड डिनोटेड बाय ब्लैक कलर ये बोलस है, बोलस जो कि इरेगुलर सफियर था फूड का। अच्छा बच्चों ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे ये नीचे आता है तो स्टमक का एक स्फिंक्टर क्या होता है, स्मूथ मसल्स का एक स्फिंक्टर होता है जो कि ओपन और क्लोज होता है। कब? जब बोलस आएगा, यानी कि जैसे ही बोलस या फूड कार्डियक स्फिंक्टर में आएगा तो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा ताकि बोलस स्टमक के अंदर एंटर हो सके। कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हुआ, बोलस जो था वो स्टमक के अंदर एंटर हो गया। बच्चों इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है LES। दूसरा नाम क्या है? LES। LES का मतलब क्या है? LES का मतलब है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी कि एसोफेगस के लोअर एंड पे जो स्फिंक्टर है उसको कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये है हमारा स्टमक और कार्डियक स्फिंक्टर टाइम टू टाइम ओपन होगा ताकि बोलस को स्टमक के अंदर लेके आ सके। अगर आप स्टमक को गौर से देखें तो इसको हम 3 पोर्शन में या कुछ बुक्स 4 पोर्शन में डिवाइड करती हैं। पहला पोर्शन ये वाला हेड है स्टमक का, इसको हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। उसके बाद जो ये वाला ट्रंक है, बॉडी है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्टमक। क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ स्टमक। ये जो मिडिल पोर्शन है, लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। क्या कहते हैं? पाइलोरिक रीजन। यही वो रीजन है जहां पर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कैरी आउट होगी विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। कौन सा रीजन? पाइलोरिक रीजन। अच्छा बच्चों पाइलोरिक रीजन के एंड पे एक स्फिंक्टर है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। स्टमक का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इधर आप देखेंगे कि स्टमक की जो इंटरनल लेयर होती है उसके अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं, प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। यानी कि ऐसे करके अगर आप देखेंगे जैसे हमारी उंगली पे प्रोजेक्शंस हैं वैसी प्रोजेक्शंस स्टमक के इंटरनल लेयर में भी होती हैं। इसको हम कहते हैं रियुगे। क्या कहते हैं? रियुगे। ये भी बात आपने याद रखनी है। अच्छा बच्चों स्टमक के बारे में देखते हैं कि इट इज एन जे शेप्ड इलास्टिक मस्कुलर बैग लोकेटेड लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, यानी कि ये जो हमारा एब्डोमिनल गट है या गट है इसके लेफ्ट सुपीरियर पार्ट पे स्टमक होता है हमारा। ये जे शेप्ड इलास्टिक मस्कुलर बैग है, इसमें खुराक आके स्टोर होती है और ये डिसकंटिन्यूअस फीडिंग को पॉसिबल बनाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम खुराक स्टमक में रहती है। अच्छा बच्चों लेयर्स की बात की जाए तो फेडरल कहती है कि स्टमक की 4 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज आउटर, जिसको हम सिरोसा या एडवेंटिशिया कहते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सिरोसा किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। जो उसके बाद मिडिल लेयर होती है वो होती है मस्क्यूलैरिस। मस्क्यूलैरिस के अंदर 3 तरह के मसल्स होते हैं। जो आउटर लेयर ऑफ मसल्स होगी वो होंगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि वो ऐसे मसल्स होंगे, ऐसे ऐसे। और जो मिडिल लेयर होगी मसल्स की वो होगी सर्कुलर, यानी कि ऐसे सफियर की मानी सर्कुलर। और जो इनर होगी वो ओब्लीक होगी, ऐसे ओब्लीक क्रॉस टाइप ऐसे। बच्चों ये मसल्स की लेयर आपने याद रखनी है। ये जो मसल्स की लेयर है ना ये स्टमक के अंदर फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करने में हेल्पफुल होगी। वो कैसे हम आगे देखते हैं। जो आखिरी लेयर है उसका नाम है सब म्यूकोसा और उसके बाद म्यूकोसा लिखी गई है। पीटीवी जो है वो सब म्यूकोसा को डिस्कस नहीं करती, इसलिए अगर यूएचएस के अंदर एमसीक्यू आए आपने कहना है मेन लेयर 3 ही होती है, मगर अगर नम्स के अंदर पूछे वो या फेडरल के पेपर के अंदर पूछे तो आपने कहना 4 होती है। अच्छा बच्चों सब म्यूकोसा और म्यूकोसा
म्यूकोसा सबसे इंटरनल लेयर है, इसके अंदर म्यूकोसा के अंदर पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रिक पिट्स। यही वो गैस्ट्रिक पिट्स हैं जिनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और यहीं से HCl और पेप्सिन वगैरह सिक्रीट होता है। अच्छा बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात की जाए, वो ग्लैंड जो स्टमक में होंगे, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पास एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं। एक्सोक्राइन वो होते हैं जो ब्लड के जरिए ट्रांसफर नहीं करते, जिनकी जो सिक्रीशन होंगी वो ब्लड के जरिए ट्रांसफर नहीं करेंगी। एंडोक्राइन वो होते हैं जिनकी जो सिक्रीशन होंगी वो ब्लड के जरिए ट्रांसफर होंगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या बनाता है या सिक्रीट क्या करता है, वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। बच्चों मैंने इधर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, वो ये पॉइंट है, अगर तो हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन, यानी कि अगर तो हमने बहुत ज्यादा गोश्त खाया हुआ है, ज्यादा प्रोटीन मौजूद है स्टमक के अंदर, तो ये पॉजिटिव फीडबैक के जरिए ज्यादा गैस्ट्रिन ज्यादा गैस्ट्रिन जो है वो सिक्रीट करवाएगा। जब ज्यादा गैस्ट्रिन सिक्रीट होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मोर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है क्या कराने के लिए, गैस्ट्रिक जूस की स्टिमुलेशन या सिक्रीशन करवाने के लिए। अच्छा बच्चों, इससे आगे हम देखते हैं, ये बस पॉइंट याद रखना है, जितना ज्यादा प्रोटीन आता जाएगा स्टमक के अंदर वो पॉजिटिव फीडबैक के जरिए उतना ज्यादा गैस्ट्रिन सिक्रीट करवाता जाएगा और उतना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टमक के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, वो कौन कौन सी सिक्रीशंस करते हैं और उनकी सिक्रीशंस का फंक्शन क्या है। अच्छा बच्चों, पहले हमारे पास होते हैं म्यूकोसल सेल्स इधर बना नहीं सका मगर वो टॉप पे होते हैं, इसी तरह के सेल्स होंगे जो टॉप पे होंगे, उनको म्यूकोसल सेल्स कहते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स जैसे ही स्टार्ट होती है नीचे की तरफ तो उनके शुरू में म्यूकोसल सेल्स ही होते हैं। म्यूकोसल सेल्स करते क्या हैं, दे रिलीज म्यूकस होता क्या है, म्यूकस इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन। जीपी मैंने तो लिख लिया, आपने समझ जाना है ग्लाइकोप्रोटीन है। म्यूकस इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकस का फंक्शन क्या है, म्यूकस एक तो थिक सी सिक्रीशन होती है और ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट HCl एंड द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ताकि पेप्सिन स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट ना कर सके। अच्छा बच्चों, ये करती है प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ऑफ स्टमक। नंबर 2 जो सेल्स है हमारे पास है पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल्स कौन सी हैं, ये जो ब्लू से मैंने बनाई है ना, ब्लू से ये वाला और ये वाला, इनको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स या पेरिटल सेल्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों, ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल क्या है, पेप्सिन जो होता है ना उसको एसिडिक मीडियम रिक्वायर होता है। इस एसिडिक मीडियम के लिए सबसे पहले HCl सिक्रीट किया जाता है। सबसे पहले म्यूकस की एक लेयर लग गई स्टमक के अंदर इधर करके, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक से मैं म्यूकस की लेयर बना रहा हूं, ये म्यूकस की लेयर आ गई स्टमक के अंदर इधर करके, ताकि क्या हो जाए, स्टमक की वॉल्स प्रोटेक्ट हो जाए। उसके बाद HCl सिक्रीट होगा, HCl के बाद पेप्सिनोजिन आएगा जो कि पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तरतीब आपने याद रखनी है। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कौन करता है, पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। अच्छा बच्चों, HCl क्या करेगा, HCl पहली बात तो ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करेगा। कैसे, इट किल्स माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। नंबर 1, इट सॉफ्टन्स या मॉइस्चराइज फूड, ये खुराक को नरम कर देता है। नंबर 3, इट लोअर्स द pH ऑफ स्टमक सो दैट पेप्सिन कैन वर्क एक्यूरेटली। और नंबर 4, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है, ये वाला इंट्रिंसिक फैक्टर करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये मैं बी लिख देता हूं इधर, B12 के आगे बी लिख देता हूं। विटामिन B12 क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन B12। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन कराता है। अगले जो हमारे पास सेल्स हैं वो है जाइमोजिन या चीफ सेल्स। जाइमोजिन या चीफ सेल्स, कुछ इनको प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है बच्चों, ये जो आप ब्लैक से सेल्स देख रहे हैं ना ज्यादा सारे, ये ब्लैक वाले सेल, इनको कहते हैं जाइमोजिन या चीफ सेल्स। ये जाइमोजिन या चीफ सेल्स क्या करते हैं, ये एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन हो, प्रोटीन के अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट ना हो। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करती हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको पेप्सिनोजिन कहा जाता है।
ये पेप्सिनोजिन जैसे ही HCl को देखता है तो ये रंग बदल देता है अपना, यानी कि ये पेप्सिनोजिन अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही उसने देखा कि एसिडिक पीएच आ गई है तो पेप्सिनोजिन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब ये पेप्सिन आता है तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी डाइजेशन हुई? प्रोटीन्स की, किसके अंदर? पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। लास्ट वन, हमारे पास जी सेल्स आते हैं, इनको जी सेल्स भी कहा जाता है, इनको एंडोक्राइनल सेल्स भी कहा जाता है। ये जी सेल्स या एंडोक्राइनल सेल्स क्या करते हैं? ये बच्चों बेसिकली एंडोक्राइन सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन इधर परफॉर्म करते हैं। और ये सिक्रीट क्या करते हैं? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है और ये हार्मोन क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हार्मोन गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए स्टमक में ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस आएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की डाइजेशन होगी। इधर देखते हैं कि पेप्सिनोजिन पेप्सिन के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ। बच्चों एक तो जो HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया। नंबर 2, ऑलरेडी प्रेजेंट पेप्सिन जो था उसने भी पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया, यानी कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर दो चीजों ने कन्वर्ट किया, HCl ने और ऑलरेडी प्रेजेंट एक्टिव पेप्सिन। जो पहले से ही एक्टिव पेप्सिन मौजूद था उसने भी पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया। और ये प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट यानी कि पेप्सिन पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑटोकैटालिसिस। क्या कहते हैं? ऑटोकैटालिसिस। और पीएच कितनी होगी स्टमक के अंदर? 2 to 3 होगी, जिसके ऊपर पेप्सिन एक्यूरेटली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। फंक्शंस ऑफ स्टमक की तरफ आऊं तो जो स्टमक के कुछ फंक्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है फूड स्टोरेज। ये फूड को स्टोर करता है और डिसकंटिन्यूअस फीडिंग को पॉसिबल बनाता है। और ये फूड को ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटों तक भी स्टोर कर सकता है। केपीके की बुक में लिखा हुआ है 4 से 5 घंटों तक फूड को स्टोर कर सकता है स्टमक। नंबर 2, ये डाइजेशन करता है, किसकी? प्रोटीन की डाइजेशन करके पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारे पास बोलस आया था, वो जैसे ही स्टमक में यानी कि उसकी डाइजेशन होती है बोलस की, तो जब वो स्टमक को छोड़ने वाला होता है तो वो एक सेमी सॉलिड मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस सेमी सॉलिड मैस को काइम कहा जाता है। वो काइम क्या होता है? एसिडिक होता है, उसकी पीएच एसिडिक होती है। और वो क्या होता है? वो सेमी सॉलिड मैस होता है, वो बोलस नहीं रहा, उसको हम काइम कहेंगे। नंबर 3, स्टमक के अंदर कुछ ड्रग की अब्जॉर्प्शन भी होती है, जैसा कि अब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ इथानॉल, यानी कि इथानॉल और एस्पिरिन की अब्जॉर्प्शन भी कहां होगी? स्टमक के अंदर ही होगी। अच्छा बच्चों, ये तो देखा हमने स्टमक का काम। एक बात आपने याद रखनी है, हमारी बुक में हर्टबर्न या पायरोसिस एक चीज डिस्कस की हुई है। ये क्या होता है? इट इज बेसिकली बैड फ्लश ऑफ एसिडिक काइम। जो काइम है ना, जिसकी पीएच एसिडिक है, बच्चों बाज़ औक़ात हम जब खुराक खा के या तो ज्यादा खा लेते हैं, या हम ज्यादा फैटी फूड खा लें, या हम अल्कोहल के आदी हों नाउज़ुबिल्लाह, या हम स्मोकिंग करते हो ज्यादा, या हम कैफीन ज्यादा लेते हो, तो इससे क्या होता है? हमारी जो खुराक होती है वो स्टमक से वापस हमारे मुंह की तरफ आ जाती है। ये तो एंटीपेरिस्टाल्सिस हो गया। मगर बाज़ औक़ात हमारी जो खुराक होती है वो अंदर ही एक यानी कि जलन सी पैदा होने लग जाती है स्टमक के अंदर, जिसको हम हर्टबर्न या पायरोसिस कहते हैं। पायरोसिस किस वजह से होता है? हमारी खुराक के अंदर या तो फैटी मील ज्यादा हो हमारी, इसके अलावा अल्कोहल की एडिक्शन हो, या हमें कैफीन की एडिक्शन हो, या हम खुराक खाने के फौरन बाद लेट जाते हो, तो इसकी वजह से हर्टबर्न या पायरोसिस हो सकता है। इट मींस बैड फ्लश ऑफ एसिडिक काइम, यानी कि जो एसिडिक काइम था वो स्टमक से ऊपर की तरफ आ गया, एसोफेगस की तरफ आ गया, इसलिए मैदे में जलन सी पैदा होने लग जाती है। अच्छा बच्चों, खुराक थी इधर मैदे के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो फूड था, इट इज टाइम दैट दिस फूड या दिस काइम is trying to leave stomach and further continue the process of digestion। तो ये जो फूड होगा बच्चों, ये इधर से पाइलोरिक रीजन से पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए, पाइलोरिक रीजन से पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए डोडेनम के अंदर मूव कर जाएगा।
जैसे ही ये डूडेनम के अंदर मूव करेगा तो कार्डियक स्फिंक्टर दोबारा ओपन हो जाएगा ताकि और खुराक को अंदर आने दिया जाए। ये आपने पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। अब जो खुराक थी वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से गुजर के आ गई हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा। बच्चों, जो हमारी मैक्सिमम डाइजेशन है, पहली बात स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट है जहां पर डाइजेशन की कंप्लीशन होगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? जेजुनम के अंदर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, पहली बात। नंबर 2 के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होती है, हर तरह के फूड की डाइजेशन होती है एक्सेप्ट सेलुलोज, क्योंकि आवर बॉडी लैक सेलुलेज एंजाइम, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला, खुराक आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके 3 पार्ट होते हैं, आप इसको याद कर लें, डी, जे और आई, डी, जे, आई, यानी कि डोडेनम, जेजुनम और इलियम। डोडेनम, जेजुनम, इलियम। डोडेनम स्मॉलेस्ट पार्ट है, इलियम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे कम डाइजेशन इलियम के अंदर होगी क्योंकि इलियम इज इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इलियम किसमें इन्वॉल्व होता है? अब्जॉर्प्शन में, फूड की अब्जॉर्प्शन में इलियम इन्वॉल्व होगा। जेजुनम के अंदर भी डाइजेशन ही होगी और डोडेनम के अंदर भी डाइजेशन होगी। अब जो खुराक हमारे पास डोडेनम के अंदर आती है उसकी पीएच बहुत ज्यादा होती है और वो एसिडिक होती है, और डोडेनम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो होते हैं, उनकी जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है या बेसिक होती है। तो बच्चों अब क्या होगा? जैसे ही वो एसिडिक काइम आकर डोडेनम की दीवारों के साथ लगा तो ड्यूडेनम ने क्या किया? ड्यूडेनम ने सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज किया। सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा? सिक्रेटिन हार्मोन गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, यानी कि गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को बंद करवा देगा। वो कहेगा भाई हमें अब एसिडिक काइम नहीं चाहिए, हमने भी अपना काम करना है। सिक्रेटिन क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ गॉल ब्लैडर एंड अलाउज द रिलीज ऑफ बाइल। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ड्यूडेनम की तरफ अपना सफर हम जारी करते हैं। ड्यूडेनम में क्या होता है? ड्यूडेनम में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या करता है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम सिक्रेटिन कहते हैं। सिक्रेटिन क्या करेगा? सिक्रेटिन इनहिबिट्स करेगा गैस्ट्रिन को और गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को बंद कर देगा। नंबर 2, इट प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ बाइल। ये बाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो एसिडिक काइम होगा, एसिडिक काइम इसको न्यूट्रलाइज करके काइल के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये एसिडिक काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या डोडेनम के अंदर काइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। काइल की जो पीएच होगी वो स्लाइटली अल्कलाइन होगी, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, होगा क्या? आपको एक कहानी समझाता हूं मैं। ये था हमारा जिगर, जिसको लीवर भी कहा जाता है। लीवर से जो नाली निकलती है ना, उसको हम हिपैटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर से हमारे पास डक्ट आएगी उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आई उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, जो लीवर से आई उसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट। जब ये दोनों डक्ट बच्चों आपस में मिल गई तो एक तीसरी डक्ट भी आई हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। अब जो हमारे पास बाइल था, जिसको मैं इतनी देर से उसका ही नाम पुकार जा रहा हूं, वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। किधर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। बच्चों, जो बाइल है वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए लीवर की सिक्रीशन को भी लेके ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम ड्यूडेनम कह रहे हैं। ये ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है जहां पर काइम मौजूद है। इस काइम को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? इस काइम को हम काइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, अगली बात सुनो। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होता है। बाइल क्या करता है? बाइल क्या करता है? क्या इसमें कोई एंजाइम्स होंगे बाइल के अंदर? बाइल के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते, पहली बात।
बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते। बाइल डायरेक्टली डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता, इनडायरेक्टली रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। रोल ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर क्या करेगा? लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है और प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यानी कि जो हमने फूड खाया उसको डिटॉक्सिफाई करेगा और बाइल को प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, बाइल क्या होता है? बाइल बेसिकली बच्चों एक ग्रीन वॉटरी फ्लूइड होता है, यानी कि लिक्विड होता है। किस कलर का? ग्रीन कलर का। अच्छा, इसमें होता क्या है? बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स जैसे सोडियम ट्राइकोलेट लिखा होगा और एक और सॉल्ट का नाम लिखा होगा बुक के ऊपर। बाइल सॉल्ट्स होते हैं और पिगमेंट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स और पिगमेंट्स, पिगमेंट्स जो होते हैं उनमें दो हैं, बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से बने होते हैं, यानी कि ये दोनों पिगमेंट्स लीवर में बनते हैं। किसकी वजह से? ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। अच्छा, बाइल में क्या है? कोई एंजाइम नहीं, बाइल सॉल्ट्स हैं सिर्फ और पिगमेंट्स हैं। अच्छा जी, ये बाइल सॉल्ट्स करते क्या हैं बच्चों? ये बाइल सॉल्ट जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी कि बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे? इट इमल्सिफाइज फैट ग्लोब्यूल्स। अब इतने बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में तोड़ने का मकसद क्या है बच्चों? इसका मकसद सिर्फ एक है। इसका मकसद यह है कि डाइजेशन के प्रोसेस को आसान किया जाए, क्योंकि जो हमारे पास लाइपेज एंजाइम है जिसने फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करना है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, वो छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्मॉल सरफेस एरिया के ऊपर एक्यूरेटली काम करता है, जल्दी से काम करता है। इसलिए इमल्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। यानी कि इमल्सिफिकेशन कर दी फैट ग्लोब्यूल्स की, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट कर दिया ताकि लाइपेज एक्यूरेटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अच्छा जी, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, बाइल पिगमेंट्स, इफ बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग गट, अगर गट से बाइल पिगमेंट्स को वापस ना जाने दिया जाए या एक्सक्रीट ना किया जाए तो बच्चों ये बहुत नुकसानदायक है और ये एक बीमारी पड़ जाती है इंसान को, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीला यरकान भी हो सकता है। आंखें जो हैं ये आपकी सफेद की बजाय पीली होना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से होती हैं? जो बाइल पिगमेंट्स हैं, इफ दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या गट, तो ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। इसी तरह ये जो गॉल ब्लैडर हमने इधर पढ़ा, बाद औकात जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रेसिपिटेट होकर क्रिस्टल्स बना के या स्टोन्स बना के इधर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इधर प्रेसिपिटेट होने से क्या होगा? जो बाइल होगा वो गॉल ब्लैडर से बाहर की तरफ नहीं जा सकेगा। इन स्टोन्स को या इन प्रेसिपिटेशन को हम कहते हैं गाल स्टोन्स। ये भी पॉइंट आपने याद रखना। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? प्रेसिपिटेट कर देगा इधर या एक्यूमुलेट हो जाएगा और गाल स्टोन्स बना देगा। किधर? गॉल ब्लैडर के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा? बाइल जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए डोडेनम के अंदर नहीं आ सकेगा। अच्छा जी, तो कोलिसिस्टोकाइनिन ने एक्ट किया गॉल ब्लैडर के ऊपर, बाइल जो था हमारे पास वो आ गया डोडेनम के अंदर। इस बाइल ने क्या किया? इमल्सिफिकेशन की फैट ग्लोब्यूल्स की और उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा बच्चों, इसके अलावा अब क्या है आगे हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास पैंक्रियाज भी है, जिसको हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। पैंक्रियाज क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? पैंक्रियाज का फंक्शन देखने के लिए हम थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, शिफ्ट मारते हैं इधर को। पैंक्रियाज करता क्या है बच्चों? पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है डोडेनम के अंदर। ये पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्पफुल करता है, और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हर एंजाइम्स होगा, हर ऐसा एंजाइम होगा जो खुराक को तोड़ फोड़ेगा और उसकी डाइजेशन करेगा। यानी कि खुराक के अंदर जितने भी कंपाउंड है उनकी डाइजेशन करने के लिए हर एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होगा। अच्छा बच्चों, तो जो कोलिसिस्टोकाइनिन था उसने बाइल भी रिलीज करवाया, और इतनी देर में पैंक्रियाज से हमारे पास सेक्रेटिन हार्मोन की वजह से पैंक्रियाज से हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस आ गया। इस पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होंगे वो हम देखते हैं। पहला होगा इसके अंदर पैंक्रियाटिक एमाइलेस या एमाइलॉक्सिन। पैंक्रियाटिक एमाइलेस या एमाइलॉक्सिन स्टार्च के ऊपर या पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको माल्टोज या ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
पहला फंक्शन। नंबर 2, इनके अंदर पैंक्रियाटिक लाइपेज भी होगा। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी कि स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक्ट किया और उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। नंबर 3 पे यहां पर एक ट्रिप्सोजिन भी होता है। ट्रिप्सिनोजिन क्या है? ट्रिप्सिनोजिन भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी कि ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बच्चों, डुओडेनम की जो हमारी लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग जो होगी डुओडेनम की, वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है एंट्रोकाइनेज। क्या नाम है? एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज हार्मोन 5.5 pH पर काम करता है और ये एंट्रोकाइनेज हार्मोन जो कि हमारे पास 5.5 pH पे काम करेगा, ये ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन। एंट्रोकाइनेज पैंक्रियाटिक जूस के अंदर नहीं था, एंट्रोकाइनेज डुओडेनल की इंटरनल लाइनिंग के अंदर था, जहां से इसने ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा बच्चों, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये भी प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगला जो है हमारे पास एंजाइम, वो है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन का भी काम यही है, वो भी प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें डीएनएज और आरएनएज भी होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए को रिड्यूस कर देंगे। और इसके अलावा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फंक्शन क्या है? ये काइम जो होता है उसको काइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इट न्यूट्रलाइजेस द पीएच ऑफ काइम। ये काइम को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहां तक तो हमने पढ़ लिया पैंक्रियाटिक जूस। अब हम बच्चों आगे पढ़ते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस के अलावा इंटेस्टिनल लाइनिंग कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे पास एंजाइम्स हैं, ये उनके सबस्ट्रेट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। याद रखना है वो था पैंक्रियाटिक जूस और वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स थे। जितने भी उधर एंजाइम्स थे वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स थे। ये जो एंजाइम्स हैं ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं। ये वो एंजाइम्स हैं जो डुओडेनम की इंटरनल लाइनिंग से सिक्रीट होंगे, यानी कि डुओडेनम जो एंजाइम सिक्रीट करती है ये वो वाले एंजाइम है, जबकि पैंक्रियाज जो एंजाइम लेके आता है पैंक्रियाटिक जूस के जरिए वो ये वाले एंजाइम है।
अच्छा, माल्टेज है जो माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा और उनको दोनों को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा लैक्टेज जो लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज के अंदर प्लस गलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, गलैक्टोज के अंदर। अच्छा बच्चों, तो ये थे हमारे पास इंटेस्टिनल एंजाइम। ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स में पहले नंबर पे हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेज है जो पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी कि हमारे पास जो प्रोटीन थे वो पहले पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किए, किसने? ट्रिप्सिन ने और पेप्सिन ने स्टमक के अंदर। इसके अलावा जो अमाइनो पेप्टाइडेज था उसने फर्दर डाइजेशन की और पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिए। हमारे पास एक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम आया जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ था, जिसका नाम था इरिप्सिन। इरिप्सिन ने डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट किया और अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट किया। अमाइनो एसिड में जैसे ही प्रोटीन कन्वर्ट हुए, प्रोटीन की डाइजेशन इधर ही कंप्लीट हो गई, क्योंकि प्रोटीन से अपने मोनोमर अमाइनो एसिड के अंदर आ गए। इसके अलावा लाइपेज जो था, जो इंटरनल लाइनिंग ने रिलीज किया, उसने फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर माल्टेज भी रिलीज हुआ। माल्टेज ने माल्टोज को 2 ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक मिनट मैं तो लिख देता हूं, उसने 2 ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो एंजाइम इंटेस्टाइन ने रिलीज किए उसने सारे पॉलीमर्स को उनके मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लैक्टेज ने एक्ट किया लैक्टोज के ऊपर और लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एक्ट कर दिया। बच्चों यहां तक मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हमारी कंप्लीट होगी। थोड़ी सी डाइजेशन रह जाती है जो इलियम के अंदर कंप्लीट होती है, मगर इलियम बेसिकली अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए जाना जाता है, इलियम भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ेंगे इलियम के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।